जब बीजेपी की लहर नहीं थी तब बीजेपी का विधायक बन के उसने झंडी गाड़ी थी, उसकी टिकट कैसे कटवा देंगे आपको? विधायक को 15 साल होने को जा रहे हैं, उस विधायक ने कुछ नहीं करवाया, कह दीजिए सब शब्दों में। हमारे विधायक बहुत ही ऊर्जावान है, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है, बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया है। चौधरी जी की वजह से भूपेंद्र हुड्डा ने 10 साल भिवानी के साथ बहुत अन्याय किया। हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्यार हमने जब देखा था, जब कलानौर को क्रॉस करते ही, कलानौर से जैसे ही आप भिवानी आपका स्वागत करता है तो लिखने की जरूरत नहीं थी, आप आंख बंद करके बैठ जाओ। दिमाग में चल रहा है मैं भिवानी की इन चीजों पर, इन मुद्दों पर भिवानी के लिए चुनाव लड़ूंगा और यहाँ से जीतूंगी। विधायक इतने कमजोर लगने लगे? ना, मुझे कोई कमजोर नहीं, विधायक जी हमारे बहुत भारी भरकम है, तो पार्टी तय करती है हमारे यहाँ। और अगर लोकसभा की पूरी टीम तैयार है, कोई दिक्कत ही नहीं। बताया तो 3,40,000 हमारे कार्यकर्ता नीचे तक लगे हुए। बार के विधायक की पक्की है ना 6 बार के विधायक की पक्की है। यहाँ पर हमने 9 बार 6 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंटों की टिकट करते हुए देखा है। आशीर्वाद मिल चुका है, दिल्ली से लिया है, चंडीगढ़ से लिया है कि भाई टिकट पक्की है 24 में चुनाव लड़ने में। लोगों को बताना चाहता हूँ मैंने विश्वसनीयता के साथ में एक ही संगठन की एक विचारधारा के साथ काम किया। 19,750 में यूपीएससी, एसएससी, बैंक और एनडीए की सरकारी नौकरी। एसएसबी कोचिंग रोहतक गेट भिवानी दे रहा है दिल्ली के अनुभवी फैकल्टी के साथ रिजल्ट की 100% गारंटी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल मेरे साथ युवा आयोग के चेयरमैन रहे और युवा के तौर पर पूरे भिवानी के साथ साथ हरियाणा में पहचान बनाई, युवा नेता के तौर पर उभरे और आज फिलहाल युवा जोश के साथ हैं। हालांकि उम्र उनके आसपास 40 के आसपास जा रही है, लेकिन युवा ही कहते हैं। मुकेश गौड़ के साथ फिलहाल मौजूद हूँ और बीजेपी से लठ गाड़ रखा है। दो ऐसी विधानसभाएं जहां से टिकट के दावे ठोक रखे हैं। पहले तो सामने हो अल्लाह करके आए, अब भिवानी के लोगों के पसीने छुड़ा रखे हैं कि भाई ये टिकट ले जाएगा, ये टिकट ले जाएगा। फिलहाल मुकेश गौड़ जी क्या कुछ कहेंगे? पूरे शहर में मैं देख रहा हूँ 2, 4, 5 दिन से लगातार, हालांकि ज़्यादा दिन भी हो गए होंगे आपको, पोस्टरों पे खर्चे कर दिए। आपने लिख दिया कि 25 साल से लगातार आपने ना दल बदला है, ना आपकी सोच बदली है, ना इरादे बदले हैं। बीजेपी के साथ किसको दिखाना चाह रहे हो कि ऊपर भाई मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ? देखिए, जो 25 साल लगातार न बदला दल न बदला विचार, ये इसके ऊपर एक शब्द और लिखा है कि मेरी योग्यता राजनीतिक विश्वसनीयता। जब आप राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो आपकी आपका जुड़ाव किसी विचारधारा के साथ होना चाहिए, नहीं कि आपकी कोई महत्वाकांक्षा को लेकर आप राजनीति करें। मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इस पोस्टर के माध्यम से मैंने एक संदेश दिया है कि मैं जब एक पार्टी के एक विचार के लिए लगातार 26 साल तक रुक सकता हूँ, मैंने ऐसे नहीं कि बाकी लोगों की तरह राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए मैंने 10-10, 12-12 या 7-7, 8-8 पार्टियों को बदला हो। कई लोग यहाँ पर आपको ऐसे मिल जाएंगे कि वो ड्राइवर को कहेंगे कि चल भाई आज चंडीगढ़ चलना है, तो उसको ड्राइवर पूछेगा आज झंडी कौन सी लगानी। मैं मजाक के तौर पर नहीं करे, हकीकत है, उनके ड्राइवर को भी नहीं पता कि आज झंडी कौन सी लगानी है। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने विश्वसनीयता के साथ में एक ही संगठन की एक विचारधारा के साथ काम किया। मैंने राष्ट्र प्रथम की हमारी जो विचारधारा उसके लिए काम किया है और मैं कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी के लिए लगा हुआ हूँ, लगा रहूँगा। लेकिन जिस तरीके से आपके पोस्टर, बैनर और खाटू जी की यात्राएं और दूसरी यात्राएं आपने बसों, लग्जरी बसों में लोगों को बिठा बिठा के भेजना शुरू कर दिया है, हाईकमान से आशीर्वाद मिल चुका है? दिल्ली से लिया है कि चंडीगढ़ से लिया है कि भाई टिकट पक्की है 24 में चुनाव लड़ने में? ना, ये ना कोई मास बेस पॉलिटिक्स की राजनीति नहीं करती बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के आशीर्वाद से या कोई संगठन ऐसे आदेश नहीं देता कि आपकी टिकट पक्की है। संगठन में पार्लियामेंट्री बोर्ड है, बहुत से लोग तय करते हैं। नीचे हरियाणा प्रदेश में पार्लियामेंट्री बोर्ड है, फिर केंद्र की अलग अलग 2 समितियाँ हैं, उनमें जाकर के तय होता है। यहाँ पर ये नहीं कि हुड्डा जी का आशीर्वाद मिल गया, किरण जी का, रणदीप सुरजेवाला का, आपस में कसमकस नहीं रहती। संगठन तय करता है किसको टिकट देनी, किसको नहीं देनी। लेकिन तो आदमी इतना खर्चा करता है, उसके पीछे कोई ना कोई तो दिमाग होता है। कैसे ऐसे ठान ली कि एक आदमी जो एक विधायक 3 बार, जब बीजेपी की लहर नहीं थी तब बीजेपी का विधायक बन के उसने झंडी गाड़ी थी, उसकी टिकट कैसे कटवा देंगे? आपको कैसे इतना कॉन्फिडेंस है? नहीं, टिकट मैं कटवाने वाला कोई नहीं, मैं टिकट कटवा भी नहीं सकता। टिकट काटना, देना, लेना कटती किसी की नहीं है। किसको मिलेगी किसको ना मिलेगी, 2 बातें। कटती किसी की है नहीं, क्योंकि ना 4 बार के विधायक की पक्की है, ना 6 बार के विधायक की पक्की है। यहाँ पर हमने 9 बार के 6 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंटों की टिकट करते हुए देखा है। तो टिकट यहाँ पर किसी की पक्की नहीं है। संगठन को जब लगता है कि इस कार्यकर्ता को चुनाव लड़वाना है, उस कार्यकर्ता को चुनाव लड़वाती है। बड़े बड़े
दिग्गज जो अपने आप में लगता था कि जब तक जिएंगे तब तक चुनाव लड़ते रहेंगे, उनको भी पार्टी ने जो है कहा कि अब आप विश्राम कीजिए, नए नेतृत्व को आने का मौका मिले। और पार्टी के अंदर तो यूथ लीडरशिप को, नए नए नेताओं को, नए नए कार्यकर्ताओं को नेता बनाने का काम, जैसे हमारा प्रशिक्षण वर्ग लगे हुए हैं पूरे देश भर के अंदर, हम लोकसभा वाइज जो है प्रशिक्षण वर्ग हैं, 7-7 दिन का हमने अल्पकालिक विस्तारक निकाले हैं। तो उन्हीं विस्तारक में से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए लीडरशिप निकल करके आएगी। तो मैं भी पूर्व में अल्पकालिक विस्तारक के तौर पर भी रहे, हम 2-2, 1.5 महीने तक लगातार अन्य प्रदेशों में भी काम करते हैं। तो मेरी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिले। धनखड़ जी ने भिवानी में नगर पार्षद का जब कैंडिडेट उतारा, उनके आपका जो संगठन के तरीके से एक नाम आया, बड़ा हैरान था पूरा भिवानी। वैसे ही हैरानी क्या लगता है कि 24 में भी, क्योंकि मैं कल धनखड़ जी का एक बयान देख रहा था, वो कह रहे थे कि 24 तो हमने पहले ही कर ली थी तैयारी, हम तो 29 की तैयारी कर रहे हैं फिलहाल। तो मतलब उनके दिमाग तो इतने तेज चलते हैं, तो फिलहाल ये भी सेट कर रखा है कि कहीं ना कहीं अब बदलाव की जरूरत है भिवानी को। नहीं, वो तो खैर वो तो संगठन तय करेगा, बदलाव की जरूरत है, अगर मौका मिलता है फिर जनता तय करेगी। परंतु जो 24 और 29 का जो बयान है, ये हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। जब संगठन का आदेश आ जाएगा, आज पार्टी का जो सिस्टम है, एक प्रदेश हरियाणा प्रदेश, उसके अंदर 10 लोकसभा, 22 उसके अंदर ज़िले हैं, उसके अंदर 90 विधानसभा हैं, उसके अंदर 311 हमने शक्ति मंडल बना रखे हैं, 19,800 समथिंग जो है वहाँ पर बूथ हैं, और 4,412 हमने शक्ति के अंदर बना रखे, 3,46,000 पन्ना प्रमुख हैं। तो हमारा जो सिस्टम राजनीतिक तौर पे संगठन का जो ढांचा है, आज की डेट में, आज की तारीख में दुनिया के सबसे मजबूत राजनीतिक संगठन है और सबसे मजबूत हमारा कार्यकर्ता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम तो 29-34 कभी भी चुनाव हो, हम तो उसके लिए तैयार रहते हैं हमेशा। क्या यही वजह है कि 29 की बात कर रहे हैं चाहे 34 की बात कर रहे हैं, आप मजबूत कार्यकर्ता हैं, तो कहीं पे भी नया एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं बीजेपी वाले? कई बार ऐसा होता है कि नया क्यों, मेरे नाम पर तो मैं बहुत पुराना हूँ, 25 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, मैं नया थोड़ी हूँ। वो ठीक है कि मुझे चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। आपने अपने इसमें शुरुआत में कहा कि तोशाम हो, भिवानी हो, मैं तोशाम से ही मैंने मेहनत की, परंतु पार्टी ने आखिरी टाइम पे तय किया कि शशि परमार जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, 2-3 दिन अच्छे से मैंने तैयारी की थी, तो 2-3 दिन तक मन उदास रहना और ये चीज़ें स्वाभाविक हैं, परंतु हमने स्वीकार किया, संगठन ने जो तय किया उसके ऊपर हमने फूल चढ़ाए। लेकिन एक ये बात भी चर्चा है बाजार में कि मुकेश गौड़ को लोकसभा इलेक्शन भी लड़वा सकती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा चाहिए। क्या ऐसा कुछ आपके आसपास भी ये ऐसी खबरें होती हैं, या आपके आसपास से ही ये खबरें फैलाई जाती हैं? ना मेरी तरफ से कोई खबरें फैलाई जा रही, ना कोई ऐसा मुझे लगता है कि पार्टी ने सोचा होगा। मेरी तो खुद की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा विधानसभा की है, और पार्टी अगर कहती है कि आप लोकसभा लड़ो या जिला का क्या बोलते हैं उसको, कि ब्लॉक समिति लड़ो या नगर परिषद का चुनाव लड़ो, तो पार्टी तय करती है हमारे यहाँ। और अगर लोकसभा की पूरी टीम तैयार है, कोई दिक्कत ही नहीं। बताया तो 3,40,000 हमारे कार्यकर्ता नीचे तक लगे हुए हैं। मेरी व्यक्तिगत अगर महत्वाकांक्षा की बात करो तो मैं विधानसभा लड़ना चाहता हूँ, पार्टी कहे तो मुझे लोकसभा में भी कोई आपत्ति। लेकिन महत्वाकांक्षा तो आपने जता दी विधानसभा की, लेकिन आज तक ये समझ नहीं आ रहा आम जनता को, पार्टी को तो आता होगा, पता नहीं आता होगा, तो शाम से दें या इसको भिवानी से दें, ये बड़ा कसमें है हर कोई। पिछली बार मैंने शिद्दत के साथ में तोशाम से तैयारी की थी, और बड़ा वहाँ की जनता ने मुझे बड़ा स्नेह दिया। हमने जितने भी कार्यक्रम किए उन्होंने बढ़ चढ़ के जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। अगर पार्टी मुझे कहती है कि आप तोशाम लड़ो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु फिलहाल जो है माहौल जो है, मौसम जो है, जो परिस्थितियाँ हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि भिवानी बड़ी ज़्यादा, भिवानी की सीट आपको बड़ी हल्की सी लगने लगी कि अब यहाँ पे सीट हासिल करना, टिकट हासिल करना बड़ा आसान है बीजेपी की? विधायक इतने कमजोर लगने लगे? ना, मुझे कोई कमजोर नहीं। विधायक जी हमारे बहुत भारी भरकम है, 3 बार चुनाव जीते हैं, और वैसे भी बहुत शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हैं, और 3 बार पहले भी चुनाव जीते हैं, ऐसा नहीं है। परंतु पार्टी को कोई न कोई कारण होगा, लेकिन खैर चलो लगे हुए हैं। अच्छा, 25 साल के आपने बोर्ड लगवा दिए, सबको पता है भाई ये पुराना कार्यकर्ता है, लेकिन कई जगह में, कई विधानसभा ऐसी हैं, कई हलके हैं जहाँ पे मैंने देखा कि खुद आप जैसे ही, आप सरीखे जो लोग होते हैं, पुराने कार्यकर्ता, टिकट की लालसा के चक्कर में विधायक की कोई कमी ढूंढ के उसके विरोध करवा देते हैं, लोगों को, जनसमूह को इकट्ठा करने लग जाते हैं। आपने कुछ साम दाम दंड भेद वाली राजनीति इस तरह की कभी दिमाग में आई ही नहीं? नहीं, आपका बड़ा अजीब सा सवाल है, पता नहीं कैसे आपने पूछ लिया। क्योंकि टिकट के लालसा के लिए होता है ये चीज, आपने पार्टी भक्ति दिखाई। बीजेपी में ऐसा नहीं होता।
बाकी पार्टियों के अंदर तो लगा ही रहता है, ये कोई कांग्रेस में SRK बनेगी, कोई हुड्डा हो गया, कोई दीपेंद्र हो गया। SRK तो कोई एक हम वो फिल्म समीक्षक था उसका नाम पढ़ते थे, अब SRK जो है ना कांग्रेस के अंदर यहाँ तिकड़ी आ गई थी। यहाँ पर होते हैं ऐसे काम। बीजेपी को, पार्टी को, हम भारतीय जनता पार्टी को अपना माँ का हमने दर्जा दे रखा है, तभी हम निस्वार्थ भाव से, जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर हम कहीं राजनीतिक तौर पे 3-13 में लोग गिनते नहीं थे, 12 बीघे में हमारा दाना नहीं था, 7-8% हमें वोट मिलते थे, तभी हमारे जैसे लाखों लोग लगे हुए थे। तो इस चीज़ से कोई फर्क नहीं। कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी के भक्त वहीं बैठे रहते हैं? सोमवीर सांगवान की बात कर लें, भिवानी से भवानी प्रताप की बात कर लें, सारे छोड़ के तो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा तो वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लोग होंगे और उनकी तुलना कम से कम आप हमारे से तो ना करें, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लोग थे और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए चले गए होंगे। कोई नहीं, मैं यहाँ हूँ, जहाँ था यहाँ रहूँगा। LIC की पॉलिसी की एडवर्टाइजमेंट सुनी आपने? जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। मतलब झंडा गाड़ दिया? बिल्कुल नहीं, झंडा तो पहले से ही 1997 में गाड़ दिया था पार्टी के लिए, झंडा उठा लिया था, गाड़ना क्या उठा रखे हैं हमने तो। लेकिन गाड़ी में जो सेट करने वाला झंडा है वो भी ड्राइवर को कह रखा है भाई और झंडे हैं ही नहीं। ना मतलब ही नहीं, वो किस लिए सोचना हमने, तो अकल्पनीय है। अच्छा, एक पंजाबी समाज को भी खुश करने के लिए मदन लाल धिंगड़ा जी की जो कहीं ना कहीं 15 अगस्त पे भी बात उठी थी, अब इलेक्शन आ रहे हैं तो आपको याद आ गया कि भाई मैं वो जयंती मैं मनाऊंगा, पंजाबियों को मैं खुश करूंगा भिवानी। देखिए यही सबसे बड़ी गड़बड़ है, क्या कि महापुरुषों की कोई जाति वर्ग विशेष होता नहीं है, और ब्राह्मण परशुराम जी की जयंती मनाते हैं, राजपूत महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाते हैं, सैनियों के पास जाओ तो आप ज्योतिबा फुले जी की जयंती मनाते हैं, और पंजाबियों के पास जाओगे तो आप मदन लाल धिंगड़ा जी की जयंती मनाते हैं। तो ऐसे अब सब ने अपने अपने जाति के हिसाब से रोल मॉडल चुन रखे हैं, परंतु हकीकत ये है कि मदन लाल धिंगड़ा जी ने करजन वायली को जाकर के इसलिए नहीं मारा था कि मुझे पंजाबी समाज को केवल वहाँ पर आज़ादी मिले, उसने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। और मेरी तरफ से प्रयास है, मैं हो सक इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरा राजनीतिक स्वार्थ भी है, परंतु मेरा एक सामाजिक स्वार्थ ये है कि मैं सामाजिक समरसता के काम को आगे बढ़ाऊं और एक नया उदाहरण पेश करें, ताकि अगर मेरे जैसे राजनीतिक लोग भी इस चीज़ का बेनिफिट उठाएं तो ये एक नई चीज़ की शुरुआत है कि बाकी अन्य जो राजनीतिक लोग अलग अलग जातियों से जो राजनीतियाँ करते हैं वो भी दूसरी अन्य जातियों के जो अब तक मनाते आ रहे थे, उन हमारे जो नेशनल हीरो हैं, हमारे महापुरुष हैं, उनकी जयंतियाँ मनाने का काम करें। बचपन में पढ़ते थे कि भाई मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो बड़ा होके ये करूंगा, CM PM बन जाऊंगा तो मैं ये करूंगा। मुकेश गुड़ अगर यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या दिमाग में चल रहा है, मैं भिवानी की इन चीज़ों पर, इन मुद्दों पर भिवानी के लिए चुनाव लड़ूंगा और यहाँ से जीतूंगी का? देखिए दो बात है राजनीति के अंदर, ये भिवानी का दुर्भाग्य रहा कि बीच में 2-3-4 जो विधायक बने, लाला राम बसंत जी बगैर विजन के राजनीति में आए थे। आप जो है कि बंसीलाल जी की कोठी के नुमाइंदे थे। एक बीच में कोई आया तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी कि मैं एक बार MLA जरूर बन जाऊंगे। दूसरी बात है कि लगातार दूसरी बार भी प्रयास कर रहे होंगे। राजनीति के अंदर विजन जरूरी नहीं कि केवल भाग्य है, कोई भाग्य से भी मान लो कोई बन गया हो गया बन जाए, कोई टैलेंट ना हो, ना राजनीति का कोई विजन हो कि मैंने इसको लेकर के क्या करना है। भिवानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, भिवानी के अंदर बहुत सी आप जो है ना, अगर राजनीति का आपकी इच्छा शक्ति है तो बहुत कुछ करने को अभी बाकी है। पार्टी ने हालांकि काम किया, घनश्याम जी ने भी अच्छा काम किया है, हमने यहाँ यूनिवर्सिटी बनवाई है, मेडिकल कॉलेज बनवाया है, परंतु अभी बहुत सी गुंजाइश है, मौका मिलेगा तब बता देंगे। बस अब कैसे कह सकते हैं, पिछली पार्टियां घोषणा कर देती हैं, उसका बजट जारी कर देती हैं, आप लोग उस पर जाके वहाँ पे वो अपनी प्लेट लगा देते हो, बस की उद्घाटन आपने पिछली कर दिया, पार्टी ने घोषणा कर दी थी, यूनिवर्सिटी की और ये घोषणा कितने की बात करोड़ों कर ले, मेडिकल कॉलेज की बात, यूनिवर्सिटी तो अब तक कंप्लीट होनी है भाई साहब। यूनिवर्सिटी के अंदर तो अब तक काम चल रहा है, हमने 9 साल में जितना काम करवाया अब तक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि अब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। हमने भिवानी के अंदर अब आप देखेंगे 10-10 मंजिला हमने इमारत खड़ी की है, मेडिकल कॉलेज हम यहाँ बनवा रहे हैं। किसी की घोषणा नहीं, अगर घोषणा कर भी दी तो उन्होंने कोई एक ईंट का खोरिया कोई लगवाया था क्या? हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा और भिवानी से बहुत प्यार है। हाँ तो वो प्यार यहाँ करवा भी चुके हैं हम, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्यार हमने जब देखा था, जब कलानौर को क्रॉस करते ही, कलानौर से जैसे ही आप भिवानी आपका स्वागत करता है तो लिखने की जरूरत नहीं थी, आप आंख बंद करके बैठ जाओ, टूटे हुए रोड के गड्ढे आपको बता देते थे कि आप भिवानी के अंदर आ चुके हैं। मैम की तरफ से आओगे तो भी आपको ऐसा महसूस होता था, हिसार की तरफ से आते थे तो भी ऐसा महसूस होता था। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने भिवानी को बता दिया था, पहले उन्होंने भिवानी उनकी नज़र में थी, और उसका जो कारण था वो मैडम किरण चौधरी का फेलियर था।
उन्होंने जिस प्रकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ अनबन रखी, जिसका खामियाजा भिवानी जिले को भुगतना पड़ा। और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा किरण चौधरी जी की थी, वो बढ़ना क्या चाहती थी, परंतु योग्य इसके भी नहीं होंगी, तब जा करके वो भिवानी के अंदर डेवलपमेंट करवा नहीं पाई। इतने बड़े राजनीतिक घराने से होने के बावजूद चौधरी बंसीलाल जी ने, इसमें कोई दो राय नहीं, हरियाणा के निर्माता के तौर पर उनकी पहचान है। उन्होंने खूब बंसीलाल जी ने यहाँ पर काम करवाए, परंतु किरण चौधरी जी ने आकर के और उनके जो सौपन थे उनके ऊपर कुठाराघात करने का काम किया है। और न ही बंसीलाल जी के सपनों का उनको पता है कि क्या क्या उनके सौपन थे, कि उन दिनों वो दिल्ली रहा करती और हम यहाँ रहते थे, हमें पता है कि बंसीलाल जी क्या करना चाहते थे। जेपी दलाल जी लगे हुए, जो भी अधूरे काम थे, अंतिम टेल तक पानी पहुँचाना, हमने पहुँचाने का काम किया है। तो किरण चौधरी जी की वजह से भूपेंद्र हुड्डा ने 10 साल भिवानी के साथ बहुत अन्याय किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अन्याय किया और खट्टर साहब ने सारा विकास भिवानी में कर दिया। खट्टर साहब ने भिवानी के अंदर जो करके दिया, क्यों नहीं किया खट्टर साहब ने भिवानी के अंदर? बहुत आज भी रोड उखड़े पड़े हैं, डिवाइडर की बात कर लें, गलियों में पानी नहीं पहुंच रहा, गंदगी वाला पानी पी रहे हैं लोग। अगर सीवर की बात कर लें, सारे ब्लॉक हैं, घर तक गंदगी। आप किसी के घर में, मैं आपको लेके चलूंगा, कीचड़ तक लोगों के घर के बाहर उनका स्वागत करता है। मुझे लगता है विनोद जी आपकी ना याददाश्त कमजोर है। पिछली बार भी तब आए थे, तब तो मैंने टेक्निकल बात बताई थी। भिवानी एक अनप्लान्ड शहर है, भिवानी कोई योजनाबद्ध तरीके से बसा हुआ शहर नहीं है। ये बहाना चलता ना अरे नहीं भाई साहब, आप टेक्निकल बात समझोगे। आपको पता है कि भिवानी की सीवर लाइन कितनी नीचे चली गई? पता है, भिवानी जब बसा था उसके बाद में जब सीवर लाइन आई थी, उसके बाद में तकरीबन 20 से 25 फुट ऊंचा शहर उठ चुका है। तो 25 फुट ऊपर उठने के बाद में सीवर लाइन नीचे चली गई। उस टाइम पर मान लो शहर की आबादी 50,000 थी, 6 इंची पाइप रहे होंगे, अब मान लो 2.5 लाख हो गई, तो इसकी 3 फुट की 4 फुट की व्यास की जो है ना उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये अनप्लान्ड शहर है, इसलिए थोड़ा बहुत सीवर लाइन की कभी कभार बारिश के मौसम, मेरी पूरी बात होने, बारिश के मौसम में दिक्कत होती है। रही बात आपकी रोड की, आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ से आप जाओगे पुल क्रॉस के करके जाओगे, टोटल जो है ना 18 इंची गद्दे के साथ में सीमेंटेड रोड बन रहा है। आप रोहतक रोड होते हुए बस स्टैंड की तरफ जाएंगे, वहाँ पर भी बन रहा है। आपने मिनी बाईपास को देखा होगा, टोटल सीमेंटेड रोड बन रहा है। आप यहाँ से आएंगे, ये सीमेंटेड, ये टोटल बाईपास बन गया। उस तरफ से बस स्टैंड से आप चलेंगे तो आप वारू रोड में आपकी कनेक्टिविटी बाईपास से हो गई। आप रोहतक रोड से चलेंगे, आपकी हांसी रोड से कनेक्टिविटी हो गई। आप लोहारू रोड से चलेंगे तो हांसी रोड में आपकी कनेक्टिविटी हो रही है। सर भाई साहब किया है वो बता तो दूँ मैं, जी भाई आप भी अच्छी बात करते हो। तो हमने विकास के नए आवाम भिवानी के अंदर स्थापित किए हैं। अगर कोई फिर भी छोटी मोटी कमी रह गई होगी तो हम प्रयास में उसको पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन अगर बात करें सेक्टरों के रोडों पर, मैं कल ही कम्युनिटी सेंटर में, परसों ही जन्माष्टमी का प्रोग्राम कवर करने के लिए गया, इतने गड्ढे पड़े हैं। सेक्टर की बात कर लें, लोगों के, आप सीवर के बहाने, आपके इस तरह के, मैं इसको बहाने ही कहूँगा, शायद आपको ये शब्द बुरा लगेगा, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप कब तक ये चीज़ कहते रहेंगे कि बंसीलाल ने वो लाइन नहीं डलवाई, आपने, उसने, हुड्डा ने ये नहीं करवाया। यार 9 साल तो आपकी भी तो सरकार थी, आपके विधायक पर क्यों नहीं आप उंगली उठाते? आप क्यों नहीं कहते विधायक को 15 साल होने को जा रहे हैं, उस विधायक ने कुछ नहीं करवाया, कह दीजिए सब शब्दों में। विधायक जी ने अपनी तरफ से प्रयास किए हैं और जो शहर की स्थिति थी उसको एकदम से वो नहीं किया जा सकता। विधायक जी के नेतृत्व में सारे काम हो रहे हैं। विधायक जी ने अपना काम अच्छे से किया है और सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया है। ये तो पहले की जो कमियां थी उनको हम आहिस्ता आहिस्ता दूर करेंगे, एक दिन में तो कुछ होगा नहीं। जा करके कितने साल पहले प्रदेश अलग हुआ था, फिर उसके बाद में भिवानी बसना शुरू हुआ। दूसरी आपने कहा कि सेक्टरों की हालत है, थोड़ा सा सेक्टर के घरों के आसपास जो आपको थोड़े गड्ढे दिखाई देते हैं, लोग घरों के अंदर गाड़ियाँ धोते हैं, गाड़ियाँ धो करके वो पानी रोड के ऊपर आता है। मैंने पहले भी आपको बताया है तारकोल का और पानी की जानी दुश्मनी है। तारकोल के ऊपर पानी आएगा तो निश्चित तौर के ऊपर वो रोड टूटेगी। बाकी अगर जहाँ पर पानी नहीं खड़ा होता वहाँ पर आपको रोड बिल्कुल शानदार मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत आपको दिखाई नहीं देगी। अच्छा, जो ये आप कह रहे हैं कि हमें समय लगेगा, काफ़ी वर्ष पुराना ये विकास जो अटका हुआ था काम हम कर रहे हैं धीरे धीरे। अगर मुकेश गौड़ को बाय द वे यहाँ की जनता सपोज कर लेते हैं बना देती है विधायक, तो 5 साल में करवा देंगे? या तब भी यूँ कहेंगे 5वें साल की मुझे एक बार और बनाओ, कोई चीज़ ऐसी होती है, फिर मैं विकास करूँगा। कोई चीज़ ये होती है कि आप 1 साल में भी करवा सकते हो। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो 5 साल में पूरे ना हो। यूनिवर्सिटी बन रही थी, इसका बड़ा, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसमें टाइम लग रहा है, तो हो सकता है कुछ काम ऐसे हैं जो 12 महीने में लगाऊंगा ही नहीं। अच्छा, हाँ,
लेकिन कई बार होता नहीं, नहीं, वो आपको आपकी लगता काम नहीं करने कि की इच्छा इलेक्शन शक्ति से है। लास्ट ना, साल ना, है ना, ना, जैसे ऐसा नहीं। हर चीज देखिए, याद हर आनी आदमी शुरू हो की जाती अपनी है, स्पीड नौकरियां है। भी निकलनी शुरू हो हर जाती आदमी है, की अपनी मिलनी शुरू। स्पीड है, हर आदमी का अपने काम करने का तरीका है, हर आदमी का अपना एक विजन है। आप कितना भागदौड़ कर सकते हो काम के पीछे, काम दिया, काम लेकर के आप उसके पीछे जाना पड़ेगा, उसका फीडबैक लेना पड़ेगा। ये हमने आपको कागज़ दिए थे, बजट पास हुआ तो इसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हर आदमी का अपना एक बजट है, अपना काम करने का तरीका है। तो मेरा तरीका तो तब पता लगेगा जब मैं काम करूँगा। लेकिन भाई कैमरा मेरी तरफ करके बता दूं स्पष्ट तौर पे, मुकेश गौड़ जी अपने मुंह से नहीं कह सकते, या कोई वजह हो सकती है, पार्टी प्रतिबंध या फिर टिकट लेनी है, सबको खुश रखना है। आपको क्लियर तौर पर बता दूं, ये सारा एमएलए साहब की तरफ ही होता है कि भाई काम नहीं कर रहे हैं ना और ना ना मैं काम ना करवाऊंगा ना कहीं ना 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 कहीं। ऐसा नहीं, बिल्कुल यही नहीं। ना आप ना कह रहे आप हैं कि अपनी उनकी ना ना स्पीड ना स्लो ना हो ना ना जाती है, ना या आप ये अपनी चीजें, आप अपनी फाइल है, सुनो मैं आप बताऊं। किस अरे तरीके नहीं से, मेरे भाई, मैं हाँ, बताऊंगा। आप अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आप बिना मतलब की बात ना करें, ये जो है बिल्कुल गलत है। हमारे विधायक बहुत ही ऊर्जावान हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है, बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया है, तब जा करके लगातार लोगों ने 3 बार उनको चुना है। 3 बार काम चुनना किया, मतलब कि काम उनको किया। अपने अपने वोट सेट करने या ये सारी चीजें, ना ना इस ना, चीज पे काम किया। केवल ये नहीं कि विधायक जी केवल भाग्य से बने हो, लोगों आज के वोट आज से आज बने। कैमरे पे एक प्रॉमिस करो, शहर में एक दिन या तो आप मेरी गाड़ी से चलो या मैं आपकी गाड़ी में बैठ के चलूंगा, और शहर में जो विकास है ना उसको ढूंढेंगे हम। पक्का किसी दिन का एक नहीं, यहाँ टाइम से दे दो चलता हूँ, मुझे। अभी आप चलते हैं। आप विकास तो छोड़ो, विकास तो बहुत गिना दूंगा, आप मुझे खामी बता देना, उसको अगले खामी ना वो ना अरे सामने छोड़ो कैमरा भाई साहब, आपके बताएगा, कहने हम से कहेंगे हाँ ही नहीं। बताना, आप मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आप अपनी मैं चलता खूबियां हूँ, आप बताते दिखाएं रहना, और मैं खूबियाँ खामियां के, आपको मैं आपको दिखाता हज़ारों रहूंगा। खूबियाँ बताऊंगा, हज़ारों हमने काम किए वो बताऊंगा। आप जो है कि मुझे एक कमी तो बता दें कि यहाँ गड़बड़ है। वो तो बार अखबारों में आया है, जिस जगह हम भी बैठ के फिलहाल उत्तम नगर में बैठे हैं, इन जैसी कॉलोनियों जो अनअप्रूव्ड हैं और लोगों को उम्मीदें थी कि कम से कम अप्रूव्ड हो जाएंगी, वो जुड़ जाएंगी नगर परिषद के साथ, उनका भी विकास हो जाएगा, उनको भी सुविधाएं मिल जाएंगी, वो काम आप नहीं करवा पाए इन शहरवासियों के लिए, या आपके विधायक जी नहीं करवा पाए, जो बड़े बड़े नेता हैं आप जैसे श्री के, वो करवा नहीं पाए, और आप कह रहे हैं खट्टर साहब ने विकास किया। नहीं नहीं, खट्टर साहब ने तो विकास ही किया है। टेक्निकल फॉल्ट रहे, यहाँ से डॉक्यूमेंट वहाँ पर जाएंगे, जो वहाँ पर मान लो कमियाँ बताएगी कि ये आप कागज़ कम रह गए, इनके ऊपर आप कमियों को दूर करके हमारे पास दोबारा वापस भेजिए। जब उनके पास वापस जाएगा तब जा कर के ये चीज़ें होंगी। खट्टर साहब के ऊपर इस बारे में नहीं कह सकते, डिपार्टमेंटल कमियाँ रहीं, यहाँ की जो लोकल टीम थी या जो भी लोग रहे उनकी जो है ना इमदाद करने में, उनकी जो वकालत करने में किस्म से इस केस को लेकर के कमी रही। अगर टाइम रहते, कागज़ पूरे हो जाते तो इसी लिस्ट में आ जाती, वरना अब जो अगली लिस्ट आएगी, सारे ज़िले तो हुए भी नहीं, अभी 6-7 ज़िले बाकी जिनकी लिस्ट आनी उसमें हो जाएगी। थोड़ी सी डॉक्यूमेंट में कमियां रह गई थी, तो अब पूरी करके भेज देंगे, तो अगली टाइम पे ये भी मेरे ख्याल से आ जाएगी। चलिए भैया, फिलहाल आपने देखा और थोड़ा सा लेंथी सा भी हो गया होगा, हालांकि मेरा मन होता है मुकेश गौड़ जी कम से कम इतना अलाउ कर देते हैं ना, तो कई नेता तो ऐसे होते हैं कि बीच में उठ के चले जाएंगे, या थोड़ा सा उनको लग रहा है कि आप थोड़ा वीक पड़ रहे हो, ऐसा कुछ आपसे उल्टा सवाल पूछ लिया तो चिड़चे जाते हैं। मुकेश गौड़ जी कम से कम ठीक से जवाब देते हैं, चाहे बेशक इनके पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो। फिलहाल आपको इंटरव्यू कैसा लगा, ये बातचीत कैसी लगी, और आने वाले वक्त में क्या आपको लगता है कि इनकी टिकट पक्की हो चुकी है, कोई सेटिंग होगी, या फिर इनसे खुश होके इनका हाईकमान इनको कहता है कि तैयारी करो, खर्चा लगाना शुरू कर दो, लोगों को तीर्थों पे भेजना शुरू कर दो, टिकट आपकी पक्की है, 24 में चुनाव लड़ लो। फिलहाल वो सब कमेंट में लिखें, इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।